आप प्रयास करेंगे तो देख ही रहे हैं कि जहाँ भी आंदोलन हो रहा है, जहाँ भी सत्य की लड़ाई होती है तो परेशान तो किया ही जाता है। सर्वेश जी हमारे जुड़े हुए हैं। इन्होंने आरटीआई और पीआईएल लगाया था तो इनके खिलाफ 188 की कार्रवाई, जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी थी प्रशासन ने। जी सर्वेश अपने साथी जुड़े हुए हैं। तो अब इस तरह से परेशान करने की कार्रवाइयां तो होती हैं, तो उसके जो भी हमारे पास विधिक उपचार मौजूद है, उस तरह हमको लड़ना पड़ेगा। अब यही मैं कह सकता हूँ कि लड़ाई लड़नी पड़ती है। नहीं बचाव क्या है? और बचाव आप अपनी तरफ से बचाव कर सकते हैं, आप कोई गलती नहीं करेंगे। लेकिन जी जब वहाँ बैठा हुआ अधिकारी जो सत्ता पे है, जो ताकत पे है, जो कुर्सी पे है, वो आपको फँसाना चाहेगा तो कहीं न कहीं आपको फँसाने का प्रयास तो करेगा ही। जी तो अब ये है कि सत्य की ताकत है, परेशान होंगे, आप भी होंगे, संबंधित कार्यकर्ता हम सब हुए हैं, हम सब ने झेला है। मैंने भी कई एफआईआर झेली है अपने ऊपर, सर्वेश की मैं बात कर रहा हूँ, शिवानंद जी ने झेली है, सबके खिलाफ क्रिमिनल एक्शंस हो चुके हैं। और उसका सिर्फ कारण यही था कि हम लोगों ने आरटीआई लगाई थी या कि जनहित याचिकाएँ लगा दी थी। तो जी अब ये तो लड़ना पड़ता है दोस्त, लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे। इस पे मैं क्या कह सकता हूँ कि बचाव का कोई तरीका लेकिन नहीं है अगर हम इस यह तय जान कर कूदो उसूलों की लड़ाई में, ओह कि रातें साथ ना देंगी चिरागों की सफाई में। तो उसूलों की अगर वाह वाह लड़ाई मिश्रा लड़ जी, रहे हैं, तो क्या निश्चित बात है तौर पर सर। उसके एक ताली प्रशिक्षण बनती है, ताली सबको बनती है इसके लिए। जी भुगतना जी तो पड़ता ही है, समस्याएं तो आती ही हैं। जबरदस्त सर, जबरदस्त। सर क्या हुआ कि और उनके नाम के पहले अपराधी वर्ड भी जोड़ दिया। तो हमने फिर एक आरटीआई आवेदन पूछा कि अगर हम अपने नाम के आगे कुछ जोड़ना घटाना चाहें तो एक शपथ पत्र लिया जाता है, पेपर में निकलाया जाता है। और तुमने बिना कोर्ट के किसी कौन कौन से कोर्टों में सजा हुई इनको, और आपने अपराधी वर्ड जोड़ आप दिया। हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, अगर इस तरह उन्होंने किया है, तो उसके लिए जी आप उसको कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं, कोर्ट में भी चैलेंज हाँ करने सर, का अभी मैंने प्रावधान है उनसे उसमें। फिर से आरटीआई आवेदन मांगा है फिर से। हाँ, माँगिए, माँगिए कि आपने किस आधार पे हमको गुंडा डिक्लेयर कर दिया है। आप उन शिकायतों की कॉपी दीजिए। भाई हमारे हाँ खिलाफ अगर कोई आप एक्शन उन्होंने उन्होंने ये भी आरोप लगाया इनका क्षेत्र में भय व्याप्त है और इनके विरुद्ध लोग मतलब एफआईआर करने के लिए तैयार नहीं होते, गवाही देने के लिए तैयार नहीं होते। तो हमने कहा भैया कितनी क्षेत्र में किस थाने में है, सीओ के यहाँ कितनी है, एसएचओ के यहाँ कितनी है, एसएसपी साहब के यहाँ कितनी है, वो सभी हमको रिपोर्टें दी जाएं। अब बनाएंगे तो लेंगे नहीं सर, है ना, जो होंगे वही देंगे। अब और मैंने वो सभी जिन आदेशों का हवाला भी दिया है कि इनके तहत अगर कोई अप्रिय घटना हुई तो यही जिम्मेदार होंगे सब। देखिए ऐसा है, ये डराने की एक प्रक्रिया है, डरिए मत। इस तरह की कार्रवाइयाँ शुरू में हर आदमी के खिलाफ होती हैं और जब जी आप उसके बाद भी तटस्थता के साथ बिल्कुल डटे रहे, तो धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें उनको समझ में आ जाता है कि ये लड़ने वाला आदमी है, इस तरह की चीज़ों से नहीं मानेगा, तो फिर ये धीरे-धीरे बंद हो जाती है। अभी आपको डराने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस पे जी आरटीआई लगाइए, कोर्ट जाइए, मानवाधिकार आयोग को लिखिए, जो हाँ वो भी सर, आपके पास मानव अधिकार आयोग में उनकी कंप्लेन कर दी है और मानव अधिकार आयोग ने एक्शन भी ले लिया उस पर संज्ञान। बिल्कुल, बिल्कुल, तो यही तरीके हैं, आप तो बिल्कुल जो एक विधिक प्रक्रिया है उसका आप पालन कर रहे हैं। हाँ लेकिन सर और एसडीएम ने ये भी लिखा, मैं रमेश चंद्र यादव ऐसे हुँ, ऐसे इनके विरुद्ध ये कार्रवाई करता हूँ। हमने कि भैया, और इनकी अभी कार्रवाई लगी है 6, 8, 10 आवेदन है जो हुँ, एसडीएम न्यायालय और एसडीएम ऑफिशियल कार्रवाई के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई में इन्होंने ना तो आवेदन दिया, आवेदन पे दी और खुद अपीली अधिकारी ना कोई सूचना दी। इन्होंने जानबूझ करके ये कार्रवाई करवा रहे हैं। इनसे भी पूछा है सर, और इनकी कंप्लेन आयोग के समक्ष मैंने बना ली है और वो जावेद उस्मानी जी का ऑर्डर भी ले लिया है और इनकी मैं 9 तारीख को लगा हुआ है, इनको भी मैं तलब कराऊंगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल है, लड़िए, ये बिल्कुल लड़िए। बचने के लिए ये है। और सर कोई अगर उपाय हो, मैंने होम मिनिस्ट्री को भी लिखा है, राष्ट्रपति जी को भी लिखा है और ये लिख दिए हैं। ठीक नहीं, है, एक एक बात यहाँ पे, और आपने मानवाधिकार आयोग की बात करी, मिश्रा जी ने भी मानवाधिकार आयोग की बात कही है। सर्वेश सोनी भी जी हैं यहाँ पर, बहुत सारे मानवाधिकार आयोग में आपने भी बहुत सारी शिकायतें की हैं। ये मानवाधिकार आयोग काम कैसे करता है, थोड़ा इस पे
बताया जाए, इस पर चर्चा की जाए। क्यों सर्वेश सोनी बताइए कैसे काम करता है मानवाधिकार आयोग? इनकी सर इस पे शिकायतों की मैं जांच बताऊं। नहीं, 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 वो तो जी हमें जी। भी पता है, नहीं थोड़ा-सा नहीं, अनुभव हम शेयर मैं करते इसमें हैं। बताना चाहूंगा हाँ, थोड़ा सा कि हाँ, मानवाधिकार आयोग बना तो दिया गया है, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि जैसे वहां पे लोग बैठे हुए हैं तो शिकायतें उनके पास आती हैं, केस डायरी नंबर पहले रजिस्टर होता है, उसके बाद केस नंबर रजिस्टर होता है, और उसके बाद बिना देखे, बिना पढ़े, बिना समझे सीधे खारिज कर दिया जाता है। तो ऐसे मैंने लगभग 4 से 6 शिकायतें भेजी। आपको याद होगा मैंने एक प्रकरण भेजा था, मनीष पटेल की हत्या हुई थी, आपको याद होगा। मनीष पटेल वाला मामला पता है, 3-4 साल पहले का मामला है, 3 साल बिल्कुल पहले का। बिल्कुल। हाँ, मनीष पटेल वाले मामले को जब मैंने देखा, दरअसल उसमें एक चीज थी मेरे ध्यान में आई कि कलेक्टर रीवा प्रीति मैथिल बार बार एक अफसर का नाम ले रही थी मेरे सामने, मतलब एक एसआई रैंक के अफसर। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा था कि एक कलेक्टर को एक एसआई से क्या लेना देना। इस बात पे आप गौर करिए, एक कलेक्टर को एक हाँ, हाँ। एसआई से क्या लेना देना। एक कलेक्टर बैठी हैं मैडम, उनको एसआई से क्या लेना देना। फिर जब बाद में मैंने कहा कि ये थोड़ा ध्यान लगाया कि भैया क्या कनेक्शन क्या है तो फिर जब मैंने जांच रिपोर्ट निकलवाई मनीष पटेल हत्याकांड की, तो जांच रिपोर्ट उसमें बड़ी भ्रामक हुई कि मजिस्ट्रियल जांच की, इस पे इंक्वायरी का आदेश जारी किया गया था 5 दिसंबर 2017 को, और 5 या 8 दिसंबर 2017 को आदेश जारी किया गया था। अब आदेश जारी करने के बाद 15 दिन के अंदर उस रिपोर्ट को प्रस्तुत होना था कलेक्टर रीवा के समक्ष। मैं आपको बताऊं कि एक हमारे देश में ये बड़ी विडंबना है कि हम भारतीय कोई भी घटना होती है तो एक मिनट थोड़ा समझ ले। हम भारतीय मतलब एक बड़ी विडंबना है कि कोई भी घटना होती है उसे भूल जाते हैं। बड़ा हो हल्ला हुआ, बड़ी राजनीति उस समय हुई, बड़ा धरना प्रदर्शन, आंदोलन, चक्का जाम, बहुत कुछ हुआ। तो मैंने न्यूज़पेपर की कटिंगें निकाली, काफी जागरण, भास्कर, पत्रिका स्टार सबने छापा। मैंने सबका अवलोकन किया, काफी विभत्स घटना मुझे लगी। तो मेरे को याद है कि जब मैंने मजिस्ट्रियल जांच की इंक्वायरी रिपोर्ट निकलवाई, बयान था उसमें, उनकी माँ का बयान था, तहसीलदार एसडीएम ने दर्ज किया था। तो उनकी माँ के बयान को पढ़ते हुए किसी भी नागरिक के मतलब आंखों में आंसू आ जाएं। और काफी मैंने कुछ रिपोर्ट्स वगैरह भी निकलवाई। सारांश यह है मानवाधिकार का मतलब कि मैंने सब कुछ निकाल के आवश्यक उचित कार्यवाही के लिए भेजा मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग ने केस रजिस्टर्ड किया, दर्ज किया, पता नहीं क्या किया, किसको फिर खारिज कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि क्या होता क्या है, मानवाधिकार आयोग काम वही करता है। वही वही सबसे वही बड़ी बात बात है कि वही बात मैं मानवाधिकार आपको बता रहा आयोग हूँ। ने ही उस वक्त, उस दौरान रिपोर्ट, मानवाधिकार आयोग की। हाँ, उस दौरान सोनी रिपोर्ट मांगी थी सर्वे जिला। हम्म, सर्वेश जी देखिए, ऐसा है कि मानवाधिकार आयोग कोई स्वतंत्र, इनकी पास तो कोई जांच की इंक्वायरी की टीम नहीं है। बहुत ही रेयर केसेस में, रेयरेस्ट केसेस में ये कुछ ऐसी अपनी टीम भेजते हैं वहां से। बिल्कुल बिल्कुल। इनकी और ये पूरी जो मतलब हाथ ये पैर है, सबसे इनके बड़ी बात पुलिस है, विभाग है। अगर वो हाँ, भरोसा करते पुलिस हैं। विभाग ज्यादा जिनके ऊपर इनको कार्यवाही करना है, यही इनकी रिलायबल टीम है। मतलब पुलिस नहीं, विभाग पर ही ज्यादातर मानवाधिकार के हनन का मामला रहता है और इन्हीं से जांच करवाते हैं। सबसे बड़ी तो जो बात रीवा ये का है मामला कि है, वो तो यदि वही थाना मानवाधिकार आयोग प्रभारी से चाहे आप जांच करवा रहे हो तो वो क्या करेगा जांच? बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो चाहे एमपी ह्यूमन राइट कमीशन हो, ये लोग सीधे रिपोर्ट मांगते हैं कलेक्टर से और एसपी से। अब जब कलेक्टर और एसपी ही विश्वास के आपराधिक हनन पे उतारू हो जाएं और वही साठ गांठ मिली भगत करके जांच रिपोर्ट, आप गौर करिए कि वर्तमान अपर कलेक्टर रीवा इला तिवारी मैडम ने मेरी आरटीआई मेघराज दाखिल सिंह जी होने के देखिए, बाद बैक लाई डेट आपके यहाँ बिकने आ गई है। हम बैक डेट में जांच रिपोर्ट तैयार की 8 जून को, और उस रिपोर्ट को आज तक कलेक्टर रीवा के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं किया गया। दैनिक जागरण में इस बात को बकायदा छापा गया।
तो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मजिस्ट्रियल जांच फर्जी तरीके से कर भी ली, और वो भी आरटीआई दाखिल होने के बाद की, जिस रिपोर्ट को 7 दिसंबर 2017 के बाद महज 14 दिन के अंदर प्रस्तुत होना था कलेक्टर के समक्ष, वो रिपोर्ट 2.5 साल बीतने के बाद भी, 3 साल बीतने के बाद भी कलेक्टर रीवा के समक्ष प्रस्तुत क्यों नहीं की गई? तो मुझे नहीं लगता कि मानवाधिकार आयोग नाम की कोई ऐसी चीज बची हुई है। तो मेरा यही कहना है कि ऐसी बिल्कुल। संस्थाओं से आम लोगों का भरोसा धीरे-धीरे उठता जा रहा है। हम कंप्लेंट बनाएं, भेजें, फिर वो भेज दें कलेक्टर के पास, एसपी के पास, और कलेक्टर एसपी फिर सीधे भेज देते हैं बाबू के पास। तो बाबू जांच करेगा। बिल्कुल। नित्यानंद जी इसमें कुछ बोलना चाह रहे थे, हमने बीच में देखा था, आपने अनम्यूट किया था। इसमें आप अपना थोड़ा-सा बात बताएँ, आपको तो काफ़ी अनुभव है इस मामले के। नहीं, मैं सर्वेश से वो जानकारी लेना चाह रहा था कि संत कुमार वो पटेल जी वाला जो मामला था, एसआई हाँ, वाला, मनीष उसमें पटेल, बिल्कुल उसकी पूरी फाइल मेरे पास रखी हुई है। वो कब उसमें फाइनल ऑर्डर कब किया ह्यूमन राइट कमीशन ने? नहीं, उसमें ह्यूमन राइट कमीशन ने, अभी मेरे पास एक मेल आया और उसपे उन्होंने वो मामला एक तरह से खारिज कर दिया। मैंने भेजा था उनके पास, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग भेजी, पूरी रिपोर्ट भेजी, तो उसपे उन्होंने केस नहीं, डायरी रजिस्टर की और केस रजिस्टर किया, उसके बाद खारिज कर दिया। उस पे उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट मंगवा लीजिए आरटीआई में, उसको फिर हम लोग हाई जी, जी। कोर्ट में चैलेंज नहीं, करते हैं। उसपे उन्होंने केवल इतना लिखा है कि आप इसको विस्तृत, मेरे को देखना पड़ेगा फिर से कि उसपे उन्होंने लिखा क्या है, लेकिन कोई विधि सम्मत कार्यवाही उन्होंने की नहीं है। मैंने जबकि उनको पूरी रिपोर्ट भी भेजी थी मेल वगैरह से, तो पता नहीं किस तरह से काम करते हैं ये लोग। मिश्रा जी बाकी तो सारी चीज़ें ठीक है। इसमें जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये आयोग देखिए, का सबसे मतलब महत्वपूर्ण औचित्य क्या बिंदु है? ये है, हाँ, कि ना आयोगों ना का औचित्य औचित्यपूर्ण, क्या है? औचित्यपूर्ण संस्थान है, अच्छा संस्थान है। जैसे मैंने आपसे बताया कि हमारे पास राहुल सिंह जी है, तो सूचना आयोग फंक्शनरी समझ में आ रहा है कि काम कर रहा है। अभी राहुल सिंह जी नहीं थे, केडी खान साहब थे, मुख्य सूचना आयुक्त, अहिरवार साहब है, तो लगता है कि आयोग किसी काम का नहीं है। एक्चुअली अंतर क्या होता है कि उस पद पे आदमी कौन सा बैठा है, किस तरह का व्यक्ति बैठा है। ह्यूमन राइट कमीशन के पास सारे पावर्स है, एक बहुत बड़ा संगठन है, बढ़िया फंक्शनरी है, लेकिन अब जब वहां पे बैठा हुआ आदमी या कि बैठा हुआ जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, अगर वो कुछ नहीं करना चाहता तो शून्य है, करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। तो अंतर व्यक्ति का पड़ता है कि कौन आदमी इस समय उस पद पे बैठा हुआ है, इससे अंतर पड़ता है। बाकी एक्ट में कोई कमी नहीं है, प्रोविजंस में कोई कमी नहीं है, स्टाफ भी पर्याप्त है। इसी पद पे कोई बढ़िया जस्टिस आ जाए, जो कॉम्पिटेंट आदमी आ जाए, जो करना चाहे, तो आप देख लीजिए कि क्या स्थिति बनती है। निर्वाचन नहीं, आयोग भी समय इसी तरह एक्टिव की संस्था थी। वो सेशन साहब ने निर्वाचन आयोग को दिखा दिया कि निर्वाचन आयोग क्या है। तो अब वो व्यक्ति का अंतर पड़ता है दुबे जी, व्यक्ति कौन है तो वहां ये पे। व्यक्ति नहीं, सर ये बताइए सर इसमें मिश्रा जी, यदि हम 1 मिनट मेघराज सिंह जी थोड़ा-सा एक बात 10 सेकंड में पूरा कर लूँ। यदि हमारी पूरा लोकतांत्रिक सिस्टम व्यक्ति पर केंद्रित हो जाएगा, तो फिर हम लोगों को सब काम बंद कर देना चाहिए। ना दुबे जी, हम यदि मैं हमसे आपसे हम इस यदि विषय एक-एक में व्यक्ति को असहमत हूँ, एक-एक हाँ, असहमत हूँ। अगर आप जैसा आदमी काम करना शुरू करता है, पूरे रीवा जिले में आरटीआई की एक अलग अलग जग जाती है, एक नई क्रांति आती है। वो देखिए, कहीं ना कहीं किसी के एक व्यक्ति के, मैं व्यक्तिगत मानता हूँ। आप कि राष्ट्रपति के पद पर अब्दुल कलाम साहब थे, उनका एक अलग तरीका था काम करने का। मैडम प्रतिभा देवी पाटिल थी, उनका अलग तरीका था काम करने का। हजारों पेंडेंसी थी। अब प्रणब मुखर्जी जी बैठे, उन्होंने सारी पेंडेंसी खत्म कर दी, सारे मामलों में निर्णय ले लिया। तो पद तो वही था, सब वही था, लेकिन उन्होंने कार्रवाइयां की। तो देखिए, होता क्या है कि संबंधित पद पे कौन बैठा है, ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है, मेरा जहां तक मत है। अच्छा चीफ जस्टिस आ जाता है हाई कोर्ट में, स्थितियां सुधर जाती हैं, काम होने लगता है, 10:30 बजे कोर्ट खुल जाती है, लोगों को रिलीफ मिलता है। और पता चला कि ठंडे साहब कोई आ गए तो सब फिर उसी तरह चलने लगता है। तो व्यक्ति का बहुत बड़ा अंतर पड़ता नहीं तो है। फिर
जी, जी, बिल्कुल सही बात है, पूरी तरह से एग्री हूँ, हम तो यही विटनेस कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये व्यक्ति पर केंद्रित जो मैं हमारी मैं इसमें इंस्टीट्यूशंस बताऊं, हो रहे हैं, हेलो ये बहुत ही चिंता का विषय है। हाँ, हाँ, जी बताइए मेघराज सिंह ये जी, तो पूरा है। करिए आप। सर एक्चुअली क्या है, जो मैं वहाँ पे अप्रेंटिस भी किया हूँ अंदर ह्यूमन राइट कमीशन में। और तो क्या है कि जब हाईलाइटेड कोई केसेस होते हैं तो उसमें कई ह्यूमन राइट डिफेंडर जो है वो कंप्लेनें डाल देते हैं, का 1000 भी आ जाए एक मुद्दे पे। तो आई थिंक इनका सर का जो केस डिस्पोज हुआ होगा वो या तो किसी कंप्लेन में जोड़ दिया गया होगा जो ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड होंगे, इस तरीके से उसका निस्तारण हुआ होगा। ये बहुत सर ब्रॉड है। दूसरी चीज, अगर केस कोर्ट में चला गया तो फिर ह्यूमन राइट कमीशन अपनी कार्रवाई रोक देता है। ये भी एक है। स्पेसिफिक सेक्शंस तो हमको नहीं याद है, लेकिन ये प्रोविजन है उसमें कि हाँ, अगर प्रोविजन है। अगर केस कोर्ट में चला गया तो फिर ह्यूमन राइट कमीशन अपनी कार्रवाई रोक देगा। तो ये एक तो इस कारण इनका डिस्पोज हो सकता है। आई थिंक यही नहीं कि पुलिस से रिलेटेड कंप्लेन हो, अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी काम नहीं कर रही है उसके विरुद्ध भी हम उस पब्लिक अथॉरिटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी को निर्वहन कराने के लिए भी आयोग में हम मूव कर सकते हैं। और मैंने उसमें 2-3 बड़े बड़े काम कराए सर। एक तो जिसमें विधायक सांसद एक प्रकरण को नहीं होने दे रहे थे, एक पब्लिक रूट था और उस पब्लिक रूट पे नहर पे पुलिया थी, तो सीधे आयोग ने मुख्य सचिव को तलब कर लिया, नोटिस कर दिया, तलब कर लिया। अब उसमें सर मैं बताऊं कि होता क्या है कि कहाँ दिक्कत होती है, वहां पर केसेस के लिए लॉयर या हायर किए जाते हैं, उन पे पर केसेस वो डिस्पोज करते हैं। अब 2 तरीके से होता है, एक तो डायरेक्शन विद डिस्पोज, जैसे ही की मान लो पुलिस को की कंप्लेन और लगा वहाँ के जो उन्होंने देखा जिनके पास भी केस गया, जो लीगल टीम होती है उनको पर केसेस 30 रुपए, 50 रुपए या 80, तब 50 रुपए शायद मिलते थे। उस तरीके से अगर उन्होंने लिख दिया कि डायरेक्शन विद डिस्पोज या इशू द नोटिस एंड रिप्रेजेंट व्यू या सेल्फ रिप्रेजेंट इन द आयोग ऑन दैट डे, या इतने दिन में ये रिपोर्ट तलब कर रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई होगी। अब क्या होगा कि अगर नोटिस हुआ है या रिपोर्ट मंगाई है तो रिपोर्ट आएगी, फिर वो रिपोर्ट की कॉपी कंप्लेनर को भी भेजी जाएगी। कंप्लेनर के अगर संतुष्ट है, नहीं, अगर नहीं, नहीं, ऑब्जेक्शन कर बिल्कुल रहा है मे मे तो मेघराज सिंह जी, आपकी बात से अपन बिल्कुल सहमत हैं। अपन भी कम से कम 50 मामले मानवाधिकार आयोग में हमारे अभी भी यदि आप सर्च करेंगे तो एनएचआरसी और एमपीएचआरसी में आपको रजिस्टर्ड मिल जाएंगे ऑनलाइन। लेकिन हमारा भी यही जी कहना जी। है कि इनकी जो प्रक्रिया है काम करने की, हमने ह्यूमन राइट्स के लिए निरंतर काम किया हुआ है, अभी भी काम कर रहे हाँ, हैं, अब सब सर ह्यूमन राइट्स की उसमें मुद्दे उठाते उसमें हैं। है क्या हाँ, सर, जो अंदर लॉयर हैं उनकी थोड़ी मतलब लापरवाही हो जाती है। यहाँ तक कि वहाँ व्यवस्था ये भी है कि अगर जो हम कंप्लेन है इनकी जैसे लापरवाही दूसरी वो भाषाओं तो में आ इंटरनल गई, चीजें हैं उनका नहीं। भी अपन ट्रांसलेशन होगा, ये भी होगा, वो भी प्रक्रिया है। लेकिन जो जी, अंदर जी, ऑफिशियल कर्मचारी बैठे हुए हैं उनमें, हाँ, अब जैसे सर ने बोला, जैसे बहुत हाई लाइट केसेस आ गया, अब कोई प्राधिकारी फंसे हैं तो डीजीपी पुलिस या डीजीपी ह्यूमन राइट वहां भी होते हैं, या रजिस्ट्रार, और कई तरह की पोस्टें हैं वहां पर। तो वो हाँ ये हो जाता है कि उनको कंसीडर करके और उनको मतलब अवॉइड कर देते हैं और उनको बचा दिया जाता है। ये भी मैंने वहाँ नहीं, नहीं, समझा वो है, देखा है, हाँ, क्योंकि मैंने 2 नहीं, नहीं, वो महीने तो की सब वहाँ चीजें हैं। अप्रेंटिस की है जी। लेकिन जो ये केसों इतन का डिस्पोजल का मामला है, ये वहां पर जो युवा जैसे नए लॉयर है, किसी के अप्रोच से पहुंच गया नया लॉयर, अब उसको पता ही नहीं है, या जो शहर के लोग ज्यादा होते हैं तो उनको क्या पता है ग्रामीण समस्याएं क्या हैं। अगर मैं नित्यानंद मिश्रा जी जैसे या और मेरे जो साथीगण है वो अगर पहुंचे हैं तो हाँ उनको लगे कि हाँ जनता का दर्द ये है, तो धड़ाधड़ काम होगा। मैं
11 बजे तहसीलदार अपने अनुभागीय अधिकारी को प्रतिवेदन भेजेगा और अनुभागीय अधिकारी कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजेगा।